तो देखिए बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं और वो टॉपिक है श्वसन। इसके बारे में बहुत पहले पढ़ा होगा आपने, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन श्वसन के बारे में पता होगा बेटा। श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें सभी जीव, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। अब ये यहाँ दे रखा है श्वसन के प्रकार। पहला है वायवीय श्वसन, का मतलब है बेटा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जैसे नाम वायवीय, इसका मतलब है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में है, और ये O2 की अनुपस्थिति में। दो याद रखनी है। वायवीय श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और अवायवीय जो होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो देखिए, पहला है वायवीय श्वसन, जैसा कि नाम लिखा हुआ बेटा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्योंकि श्वसन क्रिया में जो मुख्य पदार्थ है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्रिया में भाग लेने से पहले परिवर्तित होता है ग्लूकोज में। हमारे शरीर में जो काम आता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बेटा, कार्बोहाइड्रेट बदलता है किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब यही होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इसी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 क्या बनती है बेटा? CO2 बनती है, जल बनता है, ऊर्जा बनती है। सर्वाधिक ऊर्जा बनती है वायवीय श्वसन में, 686 किलो केल्विन। ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए, ये समीकरण पढ़ोगे आप वायवीय श्वसन का। देखिए बेटा, ये ग्लूकोज है। क्या है बेटा? ये ग्लूकोज, और ये क्या श्वसन है? ऑक्सी श्वसन है। क्रिया ऑक्सीजन से हो रही है। ये तो समीकरण संतुलित करने पता लगेगा आपको। तो इसमें बनता क्या है? 6 CO2 बनेगी, जल के अणु बनेंगे और सर्वाधिक ऊर्जा बनेगी। कितनी किलो कैलोरी? 686 किलो कैलोरी। इसको जूल, किलो जूल में देखें तो 2867 किलो जूल होती है। अब इसकी जो मुख्य विशेषता है, देखिए, पहली पूर्ण अपघटन। पूर्ण अपघटन का मतलब है पूर्ण ऑक्सीकरण है बेटा। क्या है ये? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण। पूर्ण ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब एक प्रकार से ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता ही है ग्लूकोज। अपघटन और ऑक्सीकरण एक ही बात है। देखिए, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, जो आपका ये ग्लूकोज दे रहा है, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, तभी हमें सर्वाधिक ऊर्जा मिल रही है बेटा। सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है 686 किलो केल्विन। तो वायु में, वायवीय श्वसन में तो क्या होता है? ऑक्सीजन का पूर्ण क्या होता है? अपघटन होता है, ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा कम मिलती है। इसका मतलब इसका पूर्ण पाचन है, पूरा पाचन है। जैसे हमारे शरीर में यदि 2 रोटी खाने वाले 2 रोटी का पूर्ण पाचन हो जाए तो वो पैरवा बन सकता है। बाकी कितना भी खा लें हम लोग, पाचन 10% हो रहा है, 20% हो रहा है, तो वह शरीर पूर्ति कभी नहीं होगी।
दूसरी बात है अधिक ऊर्जा उत्पादन, बता दिया आपको, सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, यहां लिखा हुआ है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अधिक ऊर्जा उत्पादन। ये भी जो मैटर है आपके पास जो हम बता रहे हैं, ये सेलेक्टिव मैटर है, ज्यादा नहीं है, लॉन्ग नहीं है, सेलेक्टिव है कि आपको 2-3 पॉइंट याद रखने। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और सभी जंतुओं एवं अधिकांश पौधों में होता है। सभी जंतुओं में तो होता ही है क्यों, वायवीय श्वसन, और अधिकांश पौधों में भी होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। अब दूसरा श्वसन है अवायवीय श्वसन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये पता ही आपको ये क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये पॉइंट याद रखना। यहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में था, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो हमें ऊर्जा भी, जैसा कि समीकरण देख सकते हैं आप लोग, ये समीकरण है, यहां ये ग्लूकोज सामने है आपको। इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है ऑक्सीकरण, अपघटन। देखिए तो ये क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल। एक ही बात है, इसको एथेनॉल भी कह सकते हैं। एथेनॉल बनता है C2H5OH। C2H5OH ये तो बैलेंस करने के लिए लगाया गया दो। और क्या बनती है, कितनी CO2 निकलते हैं बेटा, कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई अवायवीय श्वसन में CO2 कितने अणु निकलते हैं, 2 CO2 अणु निकलते हैं, और हमें कम ऊर्जा मिलती है बेटा। उसमें सर्वाधिक मिल रही थी, यहां पर कम मिलती है, मात्र 56 किलो कैलोरी। ये बात याद रखनी है आपको। अब देखिए विशेषताएं जो पढ़ी थी उसकी जस्ट विपरीत हैं। पहली विशेषता है अपूर्ण ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता तो सर्वाधिक ऊर्जा मिलती। यहां ऊर्जा कितनी मिल रही है, 56 किलो कैलोरी। दूसरी बात, कम ऊर्जा मिल रही है। और उत्पाद, मतलब क्या उत्पाद बनते हैं, बता दिया आपको, एथाइल एल्कोहल, ये इंग्लिश वर्ड है बेटा, कन्वर्ट किए गए। अल्कोहल बोल दो या एल्कोहल, हाँ तो यही शब्द है ना भाई, ऐसे तो लिखते हैं ACO एल्को ALCO एल्कोहल, ऐसे तो होता है। एल्कोहल है, अभी इसको ए को आ बोल दे तो क्या दिक्कत है, आ ए तो होता है। इसको एल्कोहल बोल दो या अल्कोहल बोल दो, बात एक ही, इंग्लिश वर्ड है। या लैक्टिक अम्ल बनेगा। ये बात ध्यान रखना कि ये यदि ईस्ट में कराएं, किसमें, ईस्ट के अंदर, ईस्ट एक कवक है, कवक में यदि किण्वन कराएं, अवायवीय किण्वन, तो यहां पर इथाइल एल्कोहल बनता है। तो बेटा कवक का उपयोग करते हैं किसका, दारू बनाने के लिए, एल्कोहल बनाने के लिए। और ये लैक्टिक अम्ल बनता है मानव के अंदर, किस बनता है, मानव में बनता है। और कब बनता है बेटा, मानव किस में बनता है, मांसपेशियों में, किसमें बेटा, हाँ, या मानव की एक प्रकार से मांसपेशियों में बनता है। और कब बनता है, जब हम तेज दौड़ते हैं ना, जब तेज दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद में हम लोग हाँफने लग जाएं, उस वक्त हमारे जो शरीर में अवायवीय श्वसन चालू हो जाता है। फिर हमारी मांसपेशियों में ये लैक्टिक अम्ल बनना चालू कर देता है। और जब ये मतलब कि पहले वायु श्वसन हो रहा था, सर्वाधिक ऊर्जा मिल रही थी,
और जब अवायवी चालू हो गया मांसपेशियों में तो ऊर्जा कम मिलेगी, 56 किलो कैलोरी। पहले 286 मिल रही थी, अब 56 मिलेगी। इसका मतलब है यदि आप दौड़ रहे हो ना, आपने हाँफना चालू कर दिया तो ये मान लो कि आपको रुकना पड़ेगा, उस ऊर्जा से पूर्ति नहीं होगी। जब आपने ये मान लो हाँफनी आने लग गई आपको, तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके शरीर में अवायवी श्वसन चालू हो गया, लैक्टिक अम्ल बनना चालू हो गया और ऊर्जा हमें कम मिल रही है, इसलिए आप तुरंत थक जाओगे और तुरंत आपको आराम की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए श्वसन की क्रियाविधि बात करें तो मुख्य श्वसनीय पदार्थ क्या है, बता दिया आपको, पहले बताया था कार्बोहाइड्रेट है, और यह भी बताया था कि ग्लूकोज में परिवर्तन के बाद प्रक्रिया शुरू होती है। कार्बोहाइड्रेट जब तक ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं हो जाता श्वसन क्रिया प्रारंभ नहीं होगी, क्योंकि श्वसन में अपघटन कार्बोहाइड्रेट का नहीं, कार्बोहाइड्रेट का एक सरलीकृत रूप है कौन, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट बदलेगा ग्लूकोज में। स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी किस में बदलेगी, स्टार्च एक क्या है, पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च टूटेगी किसमें, ग्लूकोज में, और तब ग्लूकोज काम में आएगा। हमें जो भोजन करते हैं ना, उस भोजन से स्टार्च मिलता है, स्टार्च का पाचन होता है, तब हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इसलिए कार्बोहाइड्रेट को क्रिया में भाग लेने से पहले ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा बेटा, ये फैक्ट है। अब देखिए हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब है कि श्वसन क्रिया में भाई ग्लूकोज का अपघटन ही तो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और जब ग्लूकोज का अपघटन हो रहा है उस प्रक्रिया को ही बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोज कहते हैं ग्लूकोज शर्करा का, और लाइसिस कहते हैं टूटना, ग्लूकोज शर्करा का टूटना, ये ग्लाइकोलाइसिस है। अब देखिए इस समझ में बेटा, ग्लाइकोज कहते हैं ग्लूकोज और लाइसिस कहते हैं टूटना, तो ये ग्लूकोज का टूटना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। इस पाथवे को हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्यों बेटा, ये 3 वैज्ञानिक थे, एम्बुडेन, मेयरहॉफ एवं पारनास। कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस को 3 वैज्ञानिकों ने खोजा, एम्बुडेन, मेयरहॉफ एवं पारनास। इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों के कारण इसको ईएमपी पाथवे बना दिया। तो देखिए सबसे पहले ये पॉइंट नोट करना कि दो, आप यहां से आगे 2 घटनाएं पढ़ोगे, एक तो आप पढ़ोगे ग्लाइकोलाइसिस और एक पढ़ोगे क्रेब्स चक्र। अब एक कोर्स में 2 ही टॉपिक हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। तो ये बात क्वेश्चन आगे आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा कि भाई ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज शर्करा का अपघटन, ग्लूकोज शर्करा का अपघटन, और श्वसन में तो ग्लूकोज टूटता ही है। लेकिन अब ये क्रिया संपन्न कहां पे होती है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है वहां एक क्रिया संपन्न होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में होती है। अब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब आप कह रहे हो ऑक्सीशोषण, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस वो पथ है जो ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों में समान होता है। भाई ये तो पता ही है कि ग्लूकोज का जो अपघटन होगा पहले पायरुविक अम्ल बनेगा,
अब पायरुविक अम्ल प्रवेश करता है क्रेब्स चक्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले क्रेब्स चक्र में। तो सबसे पहले ये दोनों में ही समान होगा, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती नहीं है और क्रेब्स चक्र में आवश्यकता होती है। इसका मतलब है आप टॉपिक पढ़ रहे थे वायवीय और अवायवीय, ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन। ये ग्लाइकोलाइसिस एक अनऑक्सीजन है बेटा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और जो क्रेब्स चक्र पढ़ोगे वो ऑक्सीजन, उसमें आवश्यकता होती है। ऑक्सी अनऑक्सी पढ़ रहे थे, दो श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सी और अनऑक्सी बोल दो या वायवीय और अवायवीय बोल दो। अब देखिए अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया क्या है, ये ग्लूकोज है, सभी को पता है बेटा, GLUCO ग्लूकोज। अब ग्लूकोज टूट रहा है किसमें, पायरुविक अम्ल में, C3H4 और O3 में। एक बात ध्यान रखना, ग्लूकोज के यहाँ पर कितने कार्बन होते हैं, ये ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंपाउंड। और जब ये पायरुविक अम्ल में टूटता है तो यहाँ पर ये टूटता है 3 कार्बन कंपाउंड में, लेकिन यहाँ के 2 अणु बनते हैं बेटा। कैसे अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। भाई ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6C का 6 कार्बन है, और जब ये 2 भागों में टूटेगा तो यहाँ के 2 अणु बनेंगे। पहले 2 लिख दिया बेटा, ये 2 लगा हुआ है, 2 का मतलब 2 अणु है इसके। पायरुविक अम्ल के 2 अणु बन रहे हैं और 3-3 कार्बन के, तो 3 और 3 6 कार्बन हो गए। इसका मतलब है 6 कार्बन का जो कंपाउंड है ये 3-3 कार्बन के 2 अणुओं में टूट गया। ये 2 लगा हुआ है पहले से, तो पायरुविक अम्ल के 2 अणु बन गए 3-3 कार्बन के, तो 6 कार्बन हो गए। अब देखिए इसमें विशेष क्या है कि एक अणु टूटा, एक अणु टूटने से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बने। भाई वही बात तो लिखाई दी, मैंने लिखा दी, एक ग्लूकोज अणु टूट रहा है तो 2 अणु बन रहे पायरुविक अम्ल के, पर ये बन रहे 3-3 कार्बन के, मैं यहां लिखा दिया। यह दोनों प्रकार के श्वसन में समान है, मतलब चाहे वो वायवीय हो चाहे वो अवायवीय हो, ये घटना तो दोनों में होगी कि ग्लूकोज टूटेगा 2 अणुओं में पायरुविक अम्ल में, क्योंकि ऑक्सीजन में सीधा ग्लूकोज काम में नहीं आता, पायरुविक अम्ल काम में आ रहा है। पायरुविक अम्ल प्रवेश करता है क्रेब्स चक्र में, ग्लूकोज का कोई काम नहीं होता वहां पर। इसलिए चाहे वो वायु श्वसन हो चाहे वो अवायवीय हो, सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लूकोज टूटेगा, और टूटने के बाद ही, इसका मतलब है दोनों चक्रों में एक ये कंडीशन समान है। चाहे वो वायवीय हो तो उसमें ग्लूकोज टूटेगा, चाहे अवायवीय हो तो टूटेगा, दोनों में टूटेगा पायरुविक अम्ल में। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखिए आगे स्टेप 2 है बेटा, आगे का मार्ग। मतलब अब ये तो पता ही है आपको कि पायरुविक अम्ल में ग्लूकोज टूट गया, अब इसका भविष्य, किसका भविष्य, इस पायरुविक एसिड का भाग्य का मतलब भविष्य। अब भविष्य क्या है इसका, चलो हमने ग्लूकोज को तोड़ दिया 2 भागों में, ग्लूकोज को 2 भागों में तोड़ दिया, पायरुविक अम्ल के 2 अणु बन गए। अब उसका भविष्य क्या, अब क्या होगा पायरुविक अम्ल का। अब देखिए, अब ये जो पायरुविक अम्ल में टूटा है ग्लूकोज, अब भाग्य का मतलब है, पहले तो हम देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा भाई। तो पहला पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा पायरुविक अम्ल। तो ये पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में बता दिया आपको क्रेब्स चक्र में प्रवेश करेगा, और इसको बोलते हैं TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। क्योंकि
अब इसको क्यों बोलते बेटा, इसमें जो एक बनेगा, इस चक्र में एक बनता है बेटा सिट्रिक अम्ल। क्या बनता है? सिट्रिक अम्ल बनता है। और ये क्या है? प्रथम स्थायी उत्पाद है, स्थायी उत्पाद बनेगा। इस सिट्रिक अम्ल में 3 COOH समूह होते हैं। मतलब यह क्रेब्स चक्र में एक उत्पाद बनेगा सिट्रिक अम्ल, उसको बोलते हैं प्रथम स्थायी उत्पाद है। बा में 3 COOH समूह में, इसलिए बोलते हैं इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। TCA जो नाम पड़ा है ना इसका, क्रेब्स चक्र का TCA जो नाम पड़ा है इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां में जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है, बा में 3 COOH समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं। इस कारण उसको बोलते हैं ट्राई, माने 3, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब है COOH समूह। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? TCA। पहली बात ये हो गई, वो तो कहां हो रहा था? ग्लाइकोलाइसिस, कोशिका द्रव्य में। और ये कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ध्यान रखना। और इसका उत्पाद क्या बनता है भाई? ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में है तो ये CO2 तो बनेगा बनेगा, जल बनेगा और अधिक ऊर्जा बनती है, पता ही है, ऑक्सीजन तो है ही, अधिक ऊर्जा बनेगी। उसके बाद में अब देखिए नंबर बी है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो अनुपस्थिति में होता है किण्वन, फर्मेंटेशन। एक किण्वन का मतलब है फर्मेंटेशन, और किण्वन के फलस्वरूप एक प्रकार से किण्वन में एक बार सड़ना होता है। किण्वन का मतलब जैसे कि आप लोग ईस्ट का किण्वन कर रहे हैं तो एक किण्वन क्रिया अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है, और इस क्रिया द्वारा मतलब ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति में क्रिया होगी उसको किण्वन बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और इस क्रिया में क्या बनता है? उत्पाद जो बनते हैं, एल्कोहल बनता है, CO2 और कम ऊर्जा बनेगी, कम ऊर्जा बनेगी। और क्या बनेगा बेटा? एल्कोहल बनेगा। इसलिए हम किण्वन क्रिया का जो उपयोग करते हैं, ज़्यादातर जो आपके उत्पाद होते हैं ना एल्कोहल के उत्पाद बनाने के लिए, जितने भी ड्रिंक्स आती हैं आपकी, कोल्ड आती है ना बेटा, विस्की है, रम है, ब्रांडी है, वोदका है, शैंपेन है, रेड वाइन है, जितने भी आप पढ़ते हो उन सब में ये क्रिया कराई जाती है। डिपेंड ये करता है बेटा कि आप बना किससे रहे हो। कोई महंगी आती है, कोई सस्ती आती है, वो डिपेंड करता है कि आप सेब का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब सेब को पीस करके जो पहले जो द्रव निकलता है उसका किण्वन कराना है। आप सूच ईस्ट को जो खिलाओगे उसको वैसा ही माल निकालेगा, वो उसी क्वालिटी की वो आपको एल्कोहल बनेगा। ईट आप जब मान लो देखा हुआ आपने, देसी पौवा आता है ना, 60 रुपये का आता है। उतना ही बड़ा एक बिस्की का पौवा लें, एक बिस्की का पैक लें तो वो 250 रुपये का आएगा। ने कहा सही ज़्यादा हो सकता है, उसमें आएगा नहीं आएगा। और वो 60 रुपये का, वो 250 रुपये का आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। केवल अंतर क्या है कि वो तो केवल देसी गुड़ से बनाया है पौवा, देसी गुड़ के अंदर किण्वन करा दिया, उसमें ट्रकेटर गुड़ आता है देसी, तो उसके अंदर किण्वन कराते हैं। तो जो सस्ता मैटर है। अब जितने कोई अंगूर से रेड वाइन बनाई जाती है बेटा, लाल अंगूर, काला वाला अंगूर आता है ना, वो काला, वो बाहर से काला होता है, अंदर से अधिक लाल होता है। हाँ, इसीलिए रेड वाइन बनाई जाती है। हाँ, वो किसी से बना सकते हैं, पर ये डिपेंड, कोई महंगा डिपेंड इसलिए करता है कि वो जिससे हम इस्तेमाल कर रहे हो ना, रॉ मटेरियल के रूप में, कच्ची सामग्री के रूप में, वो महंगा है, वो महंगा है। इसलिए उससे हम जो बनाते हैं उसकी महंगाई में डिपेंड करती है कि किण्वन किस में करा रहे हो आप। सेब के रस में करा रहे हो, या जामुन के रस में करा रहे हो, या एक देसी जो जौ होता है ना, जौ को आटा पीस करके जो वो बनाई जाती है बियर, ये जौ के आटे को किण्वन करा के बनाई जाती है बेटा। अब यहाँ में जो भी आपको इसमें अलग अलग फ्लेवर ऐड कर देते हैं, ये सब काम होता है। तो इसमें क्या बनते हैं? एल्कोहल बनता है, CO2 बनती है और कम ऊर्जा बनेगी। अब देखिए
अब क्रेब्स चक्र के बारे में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, क्रेब्स चक्र पढ़िए। ये तो बता दिया बेटा, क्रेब्स चक्र को टीसीए साइकिल क्यों बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये तो पर बता दिया बेटा, जो क्रेब्स चक्र में किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन का ही भाग है, इसलिए यहाँ पर पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। एक ही बात है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कर दो, पर ग्लूकोज को क्रिया में भाग लेने से पहले ग्लूकोज भी टूटता है भाई। इसका मतलब है जो भी ऑक्सीजन है तो इसका भी क्या होगा? पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, और जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है सर्वाधिक ऊर्जा बनेगी। क्या बनते हैं बेटा? वही बनते हैं, CO2 बनेगा। ऑक्सीजन में तो यही बनेंगे, CO2 और जल, और सर्वाधिक ऊर्जा अधिक ATP बनेगी। ये बात ध्यान रखना है आपको, वही चीज है, अधिक मात्रा में ऊर्जा बनेगी, 686 किलो कैलोरी बनेगी। अब ये फ्लो चार्ट सरल रूप में है, मतलब कि इस क्रेब्स चक्र का फ्लो, अब क्रेब्स चक्र का तो ये अभी शॉर्ट बताए थे मैंने, ग्लाइकोलाइसिस बताया कहाँ होता है और उत्पाद क्या बनता है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बता दिया। क्या किसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या उत्पाद बन रहे हैं, कितनी ऊर्जा बन रही है। अब पढ़ोगे ग्लाइकोलाइसिस, डिटेल से पढ़ोगे, दोनों को, दो ही टॉपिक हैं, डिटेल से पढ़ोगे। अब सबसे पहले यहां जो पढ़ रहे हो बेटा, देखो बेटा, सबसे पहले पढ़ोगे एक प्रकार से ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को मैंने बता दिया था कि क्रिया में भाग लेने से पहले, चाहे वो वायवीय हो अवायवीय हो, ये बदलेगा ग्लूकोज में। ठीक है, क्रिया में भाग लेने से पहले किस में बदलेगा बेटा? ध्यान दो बेटा, कार्बोहाइड्रेट श्वसन क्रिया में भाग लेने से पहले किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। और उसके बाद बता दिया आपको कि ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। भाई जब ग्लूकोज में बदल गया, अब ग्लूकोज भी टूटेगा, और वो टूटेगा किस द्वारा? ग्लाइकोलाइसिस द्वारा टूटेगा। टूटेगा ना बेटा? ग्लाइकोलाइसिस होगा, और क्या बनेगा? ये पहले बता चुका हूं कि पायरुविक अम्ल बनेगा। अब ये भविष्य भी बता दिया आपको, पहले बता चुका हूं कि जब पायरुविक अम्ल का भविष्य, यदि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किस में प्रवेश करेगा बेटा? ये क्रेब्स चक्र में। यदि पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र में प्रवेश करेगा तो क्या उत्पाद बनेंगे? ये पहले बता चुका हूं, CO2 बनेगी और जल बनेगा। अब ये दूसरा है अनुपस्थिति में, क्या होगा? किण्वन होगा, और क्या बनेगा? एल्कोहल। वही बात है जो बता दिया, पहले रिपीट किया गया है। अब देखिए, ये पूरा सार है, थोड़े से पॉइंट है ये। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है बेटा? साइटोप्लाज्म में, मतलब कोशिका द्रव्य में संपन्न हो रहा है, कोशिका द्रव्य में। और ये पता ही आपको बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पहले बता दिया। ये बिंदु हैं जो बार बार रिवाज करें हम लोग कि भाई हमको महत्वपूर्ण पॉइंट क्या रखने हैं, कि भाई जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो तो कोशिका द्रव्य में होता है, और क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब दूसरी बात है, ये एरोबिक श्वसन का मतलब जानते हो, ये वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन। और इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सी श्वसन कह सकते हैं। ये आपका क्या बेटा? अवायवीय श्वसन, या बोल सकते हैं अनॉक्सी श्वसन।
अब ये तो पहले रिवाज पॉइंट है, दोनों रिवाज पॉइंट है कि भाई इसमें तो अधिक ऊर्जा बनती है और इसमें कम ऊर्जा बनती है। बेटा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको दोनों कंपेरिजन याद रखना है, ये चक्र कहाँ संपन्न होते हैं और कौन कौन से में कितनी ऊर्जा बनती है। तो वायवीय में सर्वाधिक ऊर्जा बनती है और अवायवीय में कम बनती है। अब देखिए, अब ये ग्लाइकोलाइसिस पूरा अब डिटेल से पढ़ोगे, अभी तो शॉर्ट में पढ़े भाई कहाँ कहाँ होते हैं, अब डिटेल से पढ़ो दोनों चक्रों को, ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स चक्र को। तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा आपने। ग्लाइकोलाइसिस एक एंजाइम नियंत्रित प्रक्रिया है, मतलब इस ग्लाइकोलाइसिस में 10 जैव रासायनिक क्रियाएं होती। कितनी होती बेटा? इसमें 10 जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। 10 जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं और ये कोई भी क्रिया हो रही है, कोई उत्पाद टूट रहा है, उत्पाद बना रहा है, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम, क्योंकि सभी क्रियाएं एंजाइमेटिक हैं। अब देखिए, तो पता ही बेटा इस क्रिया में क्या होता है कि जो बताया ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो टूट रहा है, पहले बता दिया आपको। वो टूटे किसमें? पायरुविक अम्ल के 3 कार्बन के 2 अणुओं में। रिवाइज पॉइंट है, वहां हमने शॉर्ट में पढ़ा तो यहाँ काम तो आ रहा है, वो ये डिटेल में है, ये बात तो आपको देखनी पड़ेगी। अब देखिए कहाँ संपन्न होता है बेटा, ये कुछ द्रव्य में बता दिया पहले ही, और इसमें किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती? ऑक्सीजन। ये पहले पॉइंट रिवाइज पॉइंट है। अब स्टेप पढ़ोगे बेटा कि जो 10 जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं वो क्रियाएं आपको याद रखनी है। पहले स्टेप में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण। इसका मतलब यह है बेटा फॉस्फेट से क्रिया होती है ग्लूकोज की और इसमें आवश्यकता होती है एटीपी की। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, ट्राइफॉस्फेट एटीपी की आवश्यकता होगी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहां फॉस्फेट 3 अणु बेटा। अब देखिए एटीपी की आवश्यकता होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जब एटीपी की आवश्यकता होगी तो इसका क्या होगा? ग्लूकोज का जो फॉस्फोरिलीकरण हुआ, इस ग्लूकोज का ये 6 कार्बन कंपाउंड है, बताइए आपको। और जब एटीपी से क्रिया हुई तो यह एटीपी टूटती है किसमें बेटा? एटीपी जो होती है मतलब क्रिया ऐसे होती है कि मान लो बेटा ये ग्लूकोज है, देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और यहां पर एटीपी टूटी, एटीपी किसमें? एडीपी में क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका मतलब क्या है? इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक अणु निकला तो ये तो बदल गया डाई में, और वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 में जुड़ गया। तो ग्लूकोज किसमें बदल गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मतलब जो यहां से जो फॉस्फेट निकला है वो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, उसके कार्बन नंबर 6 में जुड़ गया तो क्या बनेगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। अब इसमें जो एंजाइम काम में आ रहा है वो हेक्सोकाइनेज। बड़ा एक बात ध्यान रखना कि जहां एटीपी का उपयोग होगा एंजाइम काम में आएगा काइनेज। कौन सा काम में आएगा? ये ध्यान रखना, जहां भी एटीपी का उपयोग होगा, एटीपी का उपयोग होगा वहां एंजाइम का आएगा काइनेज। चूंकि ग्लूकोज है 6 कार्बन तो हेक्सो हो गया ना, तो हेक्सोकाइनेज।
यदि 5 कार्बन कंपाउंड हो तो पेंटोकाइनेज, हत्तोकाइनेज है, एंजाइम तो काइनेज ही काम में आएगा। तो यहां एंजाइम काम में आया हेक्सोकाइनेज, और किसकी उपस्थिति, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। तो सबसे पहले ग्लूकोज टूटा। ग्लूकोज किसमें टूटा, पहली रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हो गई कि हम अब क्रिया पढ़ रहे हैं 10 जैव रासायनिक क्रियाएं। तो पहली क्रिया में ग्लूकोज टूट गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इसमें एक एटीपी का उपयोग हुआ और इससे एक फॉस्फेट निकल के कहां जुड़ गया, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर। अब देखिए दूसरा जो स्टेप है आइसोमरेज। अब देखिए जो उस चक्र में क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसका मतलब है बेटा कि जो यहां पर ग्लूकोज 6 जो फॉस्फेट जो बना था, अब क्या होगा, उसका एक एंजाइम काम में आएगा आइसोमरेज। कौन सा बेटा, आइसोमरेज। और ये क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये फॉस्फेट है। अब देखिए एक ही बात है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये इसका समानार्थी है। आइसोमरेज का मतलब है ये आइसोमर बना रहा है, समानार्थी। भाई समानार्थी कुछ नहीं होता, केवल अंतराणविक पुनर्विन्यास होता है। कैसे होगा, जिसकी भाई ग्लूकोज 6 कार्बन है, ऐसे इस इधर OH है और मान लो एक कार्बन पर और बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, और इधर H है। अब हो सकता है कि ये OH इधर आ जाए और ये इधर पहुंच जाए। बाकी तो ये भी 6 कार्बन है, इसके भी 6 कार्बन पर जुड़ा हुआ है फॉस्फेट और यू के 6 कार्बन जुड़ा हुआ फॉस्फेट, लेकिन केवल इनका अंतर होगा अंतराणु पुनर्विन्यास। ये इधर आ गया, ये इधर पहुंच गया, कोई असर पड़ा क्या, असर तो नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में अंतर होता है। ग्लूकोज की संरचना में जहां ये कंडीशन होती है, फ्रक्टोज में ये OH इधर आ जाता है और H उधर पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं क्या, समानार्थी। तो आइसोमरेज, तो बड़ा ये ध्यान रखना कि ये इसका आइसोमर है, ये समानार्थी एक ही बात है। इस आइसोमरेज एंजाइम ने इसी का एक समानार्थी बना दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कोई दिक्कत, अब फॉस्फोरिलीकरण हो गया, एक एटीपी का उपयोग हो गया, अब होगा दूसरा फॉस्फोरिलीकरण। इसका मतलब है एक एटीपी और काम में आएगी। अब देखिए ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट है बेटा, जो यहां बना था, कौन सा, ये मतलब कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बना था बेटा, ये फ्रक्टोज जो 6 फॉस्फेट बना था। अब ये फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, कौन सा एंजाइम है ये, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, डाई बोल दो या बाई बोल दो, एक ही बात है। और इसमें एटीपी टूटेगी एडीपी में। तो बता दिया आपको कि जहां भी पहले एटीपी उपयोग हो रही थी तो एंजाइम काइनेज काम में आया, यहां भी एटीपी का उपयोग हो रहा है, एंजाइम काइनेज आया। अब देखिए ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट
फोस्फेटोकाइनेज है, हो गया आ गया। अब ये फॉस्फेट 6 फॉस्फेट मतलब पहले जो एटीपी से जो एक फॉस्फेट निकला था ग्लूकोज से, वो कार्बन नंबर जुड़ा था 6 पर। और जब यहाँ एटीपी का उपयोग होगा, एक फॉस्फेट और निकलेगा, एटीपी बदल रही किसमें, एडीपी में। और ये जो फॉस्फेट निकला वो फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 में जुड़ जाएगा। भाई 6 तो पहले जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, यहां 6 पे तो पहले जुड़ा हुआ है फॉस्फेट। बड़ा ध्यान रखना, ये जो टॉपिक चल रहा है ये बायोकेमिस्ट्री का है, इसलिए आप केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो दिक्कत नहीं है, ये बायोकेमिस्ट्री टॉपिक है, मतलब यहाँ केमिस्ट्री मिक्स है। हाँ इधर देखिए केमिस्ट्री मिक्स है। अब जब यहाँ पहले 6 पर फॉस्फेट था, अब एटीपी को उपयोग में आई, एटीपी से जो फॉस्फेट निकलेगा एटीपी बदल जाएगी एडीपी में, और या तो जो एक फॉस्फेट निकला वो कार्बन नंबर 1 में जुड़ गया। अब 2 कार्बन हो गए, अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया, क्योंकि अब फ्रक्टोज के 2 कार्बन पर फॉस्फेट लगे हुए हैं बेटा, एक तो कार्बन 1 पर और एक 6 पर, तो इसको बाई बोल दो या डाई बोल दो, एक ही बात है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 अभिक्रिया हुई हैं आपकी, 3 हो गई। पहले तो ग्लूकोज इसमें टूटा और फिर ये इसमें टूटा और ये इसमें, 3 रिएक्शन हो गई, 10 रिएक्शन है, क्रमागत है। अभी ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण चल रहा है, मतलब ग्लूकोज की क्रिया हो रही फॉस्फेट से। अब देखिए इस चरण तक 2 एटीपी खर्च हो चुके हैं बेटा, ध्यान रखना। पहले चरण में 1 एटीपी खर्च हो गया और 30 चरण में 1 एटीपी खर्च हो गया, ये बात ध्यान रखना। यहां तक 2 एटीपी खर्च हो गए ना अब तक। अब देखिए आगे, अब होगा विभाजन। इसका मतलब कि जो आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट था बेटा, ये जो आपने पढ़ा था, जो आपका ये था ना बेटा फ्रक्टोज, ये चौथी रिएक्शन है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब ये 2 भागों में टूटेगा बेटा, और एंजाइम काम आता है कौन सा, ये तो पता ही है बेटा, ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3P एल्डोलेज काम में आएगा एंजाइम। यहाँ एंजाइम लिख नहीं रहा पर मैं लिख देता हूं बेटा, एल्डोलेज। अब ये टूटेगा किसमें, 3PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये बता देता हूं आपको, ये क्रिया फिर बनेगा इससे कौन सा, DHAP। इसका मतलब क्या है, यह एंजाइम आएगा आइसोमरेज, आइसोमरेज। अभी ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण यहां पूरा हो जाता है, यहां तक। अब ये चौथा स्टेप में, अब ये स्टेप चालू हो गया। पहले ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, अब होगा फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज। जो फॉस्फोरिलीकरण हो चुका है, अब फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज का फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणुओं में अपघटन। मतलब जो 6 कार्बन ये कंपाउंड था, ये 6 कार्बन कंपाउंड, भाई सभी 6 कार्बन कंपाउंड थे, ये बदलेगा 3 कार्बन कंपाउंड, ये लगा 3PGL 3 कार्बन कंपाउंड, या के 2 अणु बनेंगे। कितने अणु बेटा, 2 अणु बनेंगे। ये भी 3 से 2 अणु। एक बात ध्यान रखना है आपको, तो ये चरण हो गया, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज का फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणुओं में अपघटन। ये ध्यान रखना है।
अब जिस प्रकार से बेटा ग्लूकोज का फ्रक्टोज आइसोमर है, ऐसे ही जी याको आइसोमर है, मतलब ये इसका आइसोमर है। लिख रहा है ना बेटा, देखो ये लिख रहा, एक ही बात है, आइसोमरेज द्वारा बनते हैं। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका जो संरचना होगी इसकी सेम होगी, केवल अंतराणु पुनर्विन्यास। बताया था आपको, OH इधर आ गया, H इधर पहुंच गया, वही 3 कार्बन कंपाउंड ये है, 3 कार्बन कंपाउंड ये है, H और OH इधर उधर हो जाते हैं बस केवल। तो समानार्थी है, ये बना सकता है और ये बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया आगे स्टार्ट इसी से होती है, किससे? इसी से, 3PGL से। अब 5वें स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा और NADH का निर्माण होता है। अब तक तो ATP काम में खर्च हुए थे, 2 ATP खर्च हो गए, लेकिन अब एक चीज का निर्माण हो रहा है, NADH। एक बात ध्यान रखना कि हमारे शरीर में 2 चीज बनती हैं, एक तो बनता है बेटा NADH, और एक बनता है FA, या जो कह सकते हैं NADH2 और FADH2। और जब ये प्रवेश करते हैं ETS में तो हमें ATP बनती है। ETS का मतलब जानते हो? एक ETS का मतलब होता है ETS, इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम। मतलब तुम्हारे कोर्स में नहीं है ये, इसलिए हम ये ETS नहीं पढ़ाएंगे, पर ये याते जो बनते हैं वो बनते हैं 3 ATP और याते बनते हैं 2 ATP, लेकिन बनते ATP ETS में ही है। अभी हमारे पास कच्चा माल बन जाएगा, हालांकि शुद्ध ATP बनेंगी, अभी 2 ATP खर्च हुई है, नीचे 4 बनेंगी भी, नीचे 4 ATP बनेंगी भी, वो शुद्ध ATP है। पर यहां ये ध्यान देना है, यहां पर NADH2 और ये बनते हैं, जिनका ऑक्सीकरण जब ETS में होता है तब ATP बनती है। इससे बनते हैं 3 ATP, याते बनते हैं 2 ATP। अब देखिए 5 स्टेप हो गया। अब ये कह रहा है जो 3PGL है बेटा, ये जो 3PGL बना है, अब यहां से ये क्रिया होती है इसकी, और क्या बनता है? 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो आगे बताएंगे, इसको सेव कीजिए। अब देखिए बेटा, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या बन चुका था? 3PGAL ये बन चुका था, या के अब बेटा ये बन चुका था, इसके बता दिया मैं, ये 2 कार्बन के 2 अणु हैं। हालांकि अब देखिए, अब इससे इस क्रिया में ये ऐड होगा H3PO4, और यहाँ के अणु होंगे, यहाँ लिख नहीं रखा बेटा, पर मैं बता रहा हूँ 2 अणु ऐड होते हैं, क्योंकि यहाँ ये दिखा नहीं रखा, क्योंकि 2 अणु बन रहे हैं, तो प्रत्येक में 1 अणु। ये H3PO4 केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या है बेटा? फॉस्फोरिक अम्ल है। क्या है ये? फॉस्फोरिक अम्ल। तो यहाँ फॉस्फोरिक अम्ल फॉस्फेट के रूप में काम करता है। ये फॉस्फोरिक अम्ल है, क्या है बेटा? ये फॉस्फोरिक अम्ल। अब इससे बनेगा, देखो यहां क्या बन रहा है बेटा? 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट, ग्लिसरेट बोल दो या ग्लिसरिक अम्ल बोल दो, एक ही बात है। पायरुवेट बोल दो या पायरुविक अम्ल बोल दो। अब देखिए, ये तो पता ही है फॉस्फेट के रूप में है। हमारे पास शब्द क्या था? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड था ना, क्योंकि इस PGAL के कार्बन नंबर 3 पर, ये 3 ही कार्बन कंपाउंड है बेटा,
सॉरी बेटा, ये ध्यान रखना, ये 3C है, ध्यान नहीं दिया आपने बेटा। 3 कार्बन कणों 2 अणु बनते हैं, तो इसे फ्रक्टोज पहले 6 कार्बन कंपाउंड था, जब 6 टूटेगा फ्रक्टोज वो बनाया था ना, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, वो 6 कार्बन परमाणु था, और ये 3 कार्बन के 2 अणु में टूटेगा। भाई ग्लूकोज तो टूट टूट के आ रहा है वो, अब ग्लूकोज 2 पार्ट थे बने, लेकिन यहां आकर के आगे 2 अणु बन गए, 3 कार्बन के 2 अणु बन गए। अब देखिए, अब यहाँ के कार्बन 3 पर जुड़ा हुआ है क्या, फॉस्फेट, लिख रहा ना 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब जब याते हम बनाएंगे क्या बनाएंगे बेटा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 1,3-डाइफॉस्फो, इसको वैसे बोलते हैं 3PGA, क्या बोलते हैं, 3PGA, इसे पहले बोलते हैं बेटा। अब एक कार्बन, अब देखिए यहां 2 अणु जुड़े, किसके, फॉस्फोरिक अम्ल के, और वो क्योंकि 2 ही अणु तो बन रहे हैं इसके, एक ही अणु जुड़ेगा प्रत्येक पर, और वो कार्बन नंबर जुड़ेगा 1 पर। भाई 3 पर तो पहले फॉस्फेट लगा हुआ था, अब ये 2 अणु जुड़ गए, 2 अणुओं पे एक एक, अब एक कार्बन नंबर जुड़ गए, तो क्या बन गया ये 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन गया। ये बात ध्यान रखना। और इस क्रिया में एक ये बनता है NADH2, मतलब ये भी ध्यान रखना है आपको, क्या बनता है बेटा, ये एक A बनता है, ये NADH2, मतलब इस क्रिया में ये बनता है NAD से क्या बनता है बेटा, NADH2, ये बनता है। और ये NADH2 में ये भी बता दूं, यहां दे नहीं रखा क्योंकि यहां इसको इंगित नहीं कर रखा, किसको, ये 2 अणु हैं, बाकी के ये 2AD से ये 2 ही बनेंगे, ये भी 2 ही बनते हैं, क्योंकि यहां अणु इंगित नहीं कर रखा, भाई 2 अणु बनते हैं, पर मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए 2 अणु यहाँ के बन गए, और ये लिख रहा है कि ये जो बताया था आपको मैंने, ETS जाकर के AD बनाएगा, मैं पहले बता दिया था आपको, ये ETS में जाके AD बनाता है, इसका मतलब क्या है, कितने AD बनाता है बेटा, 3 ATP, कितने अणु है इसके, 2, कितने AD बने, 6 ATP, बताया ना आपको, मैं बताया था एक अणु से 3 AD बनते हैं, और यहाँ के 2 अणु है, या इंगित ना कर रखे, तो 6 AD बन गए, लेकिन यहां नहीं बनेंगे, ETM जाके बनेंगे। अब देखो ATP निर्माण देख लो, पता पड़ जाएगा आपको। देखो यहां से 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से, अब बेटा देखिए इससे 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से, इसी से आगे बता देता हूं बेटा, इससे क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इसको बोलते बता दिया 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल भी कह सकते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अब यहू के 2 अणु बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 अणु बनेंगे, और कितने कार्बन के, 3 कार्बन के, वही 2 अणु उसके बन रहे थे। अब देखिए इसमें लिख रहा है कि यहां ADP से क्या बनी, इसका मतलब है इस चरण में यहां ADP से क्या बना, ATP। तो ये भी ध्यान रखो, मैंने इसमें भी इंगित नहीं कर रखा, क्योंकि यहां 2 अणु इंगित नहीं कर रखे, सबके 2 अणु बनते हैं, 2 अणु, तो इसलिए 2 ADP से यहां 2 ATP बनेंगे बेटा, ये भी ध्यान रखना है आपको, आगे मेजरमेंट होगा ये। 2 ADP से 2 ATP बने, क्योंकि ये यहां 2 अणु मेजर नहीं है, ये तो आपको दिमाग में रखना है कि मतलब कि 2 ही अणु बनते हैं। पायरुविक अम्ल का एक अणु यहां मैंने चालू कर दिया, किसका बेटा, पायरुविक अम्ल के 2 अणु तो बनते हैं, क्या नहीं बने थे ग्लूकोज का अपघटन से। अब देखिए 2 ADP से क्या बना, 2 ATP बना, इसका मतलब क्या हुआ बेटा,
कि जो एडीपी या ये भी दो अणु थे, पता दिया आपको कैसे अणु थे ये दो अणु। अब इससे एक एटीपी काम में, एक फॉस्फेट काम में आएगा बेटा, दो ही फॉस्फेट काम में आएंगे। जब दो अणु से जो कार्बन नंबर 1 वाला फॉस्फेट निकलेगा, नहीं निकलेगा, वो इसके काम में आ जाएगा। प्रत्येक दो अणु से एक एक निकलेगा तो ये जुड़ जाएगा, एडिनोसिन डाइपर बन जाएगा। इसका मतलब है एक फॉस्फेट, जो दो अणुओं पर एक एक फॉस्फेट गायब हो गया, जब एक फॉस्फेट हट गया तो ये 3 फॉस्फो रह गया, नहीं रह गया भाई। पहले बाई फॉस्फेट थे या डाई फॉस्फेट था। ये कार्बन नंबर जो 1 पर फॉस्फेट लगा हुआ था, ये दो अणुओं पर एक एक अणु से, अब वो यहां एडीपी से क्रिया करेगा, वो फॉस्फेट, और क्या बनाएगा एडीपी। दो अणुओं पर था तो यहां दो अणु बन रहे हैं। इसका मतलब है इस क्रिया में दो एटीपी बनती है। यहां ये दिखा रखा है बेटा कि यहां पर एटीपी तो बन रही है, किससे, एडीपी से। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं आपको। फिर या मैम सब चीज लिख देंगे बेटा तो फिर आपको फिर मैं समझाऊंगा क्या है, सही है ना। इसमें सब चीज मेजरमेंट कर देंगे तो कुछ हमें भी तो लिखना पड़ता है, हम तो एडिशन करते हैं, फिर सारी क्लास यहीं पे हो जाएगी। इसलिए बहुत चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं जो आपको समझाने पड़ेगा, जो आप ध्यान भी रखोगे उन चीजों को। अब ये बन गया आपका 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, और साथ में यहां पर 2 एटीपी का निर्माण भी हो गया। अब देखिए, अब ये पुनर्व्यवस्था है। पुनर्व्यवस्था का मतलब जानते हो, क्योंकि यहां पर जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट अम्ल बना था, ये 3PGA जो बना था, 3 कार्बन 2 अणु बने थे। यहां पर एक एंजाइम काम करता है, कौन सा बेटा, म्यूटेज। कौन सा एंजाइम, अब म्यूटेशन हो जाएगा, उत्परिवर्तन। भाई पुनर्व्यवस्था हो जाएगी, म्यूटेज कहते हैं, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। और यहां ये कार्बन जो 3 पर लगा हुआ था फॉस्फेट, कार्बन 3 पर लगा हुआ था फॉस्फेट, वो यहां से स्प्लिट होकर के कार्बन नंबर 2 पर पहुंच गया, तो ये बन गया 2 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब 2PGA, 2PGA बन गया बेटा। दस स्टेप में बेटा, 8 स्टेप चल रहा है। अब जल निष्कासन, अब देखिए बेटा, अब 2 फॉस्फेट जो ग्लिसरेट बना था, इससे जल का निष्कासन होगा और ये बन जाएगा फॉस्फेनॉल पायरुवेट। जल का अणु निकलेगा और बदल जाएगा फॉस्फेनॉल पायरुवेट में, और अंतिम एटीपी का निर्माण यहां होगा बेटा, एक एटीपी, 2 एटीपी बनेगी बेटा, वो भी कैसे, ये क्रिया जो अंत में पायरुविक अम्ल बनता है, किससे, इससे। अंत में पायरुविक अम्ल बनेगा, पायरुविक अम्ल बनेगा, और पायरुविक अम्ल बनेगा तो यहां भी क्या बनेंगी, मतलब कि 2 एडीपी से 2 एडीपी से क्या बनेगा बेटा, 2 एटीपी बन जाएंगे। इसका मतलब बेटा यहां एडीपी में ये फॉस्फेट जो लगा हुआ है, यहां भी क्या काम होगा, इसमें भी एडीपी का निर्माण होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से ये बनेगा क्या, पायरुविक अम्ल। और इसमें एंजाइम लिखा नहीं, एंजाइम काम आता है पायरुविक काइनेज। ये सारांश दे रखा पूरा इसका, जो आपको यहां समझ में आ जाएगा। देखिए, ग्लूकोज के एक अणु से क्या 2 पायरुविक अम्ल बने ग्लाइकोलाइसिस में, इधर देखो बेटा,
यहां पूरे दो दो अणु में मेंटेन नहीं कर रखे बेटा, बता दिया आपको मैंने, दो दो अणु मेंशन नहीं कर रखे, क्योंकि ये पायरुवेक अम्ल के भी दो अणु बनते हैं, दो अणु बनते हैं, पर ये यहां आपको दिखा गया बेटा ये, हाँ ये देखिए, एक ग्लूकोज अणु टूटा, यहां पूरा मेजरमेंट दिखा रखा है, यहां नहीं दिखाया पर कितने बन रहे हैं, पर ये सारांश में दिखा दिया। एक ग्लूकोज अणु से क्या बने, दो पायरुवेक अम्ल बने, कुल एटीपी कितने बने बेटा, यहां आपको एक एक एटीपी दिखा रखी थी, बता दी मैंने आपको, दो दो बनते हैं, नीचे दो दो बनते हैं बेटा, कोई दो ही अणु होते हैं, तो यहां पूरा दिखा रखा है, कुल एटीपी कितनी बनी, 4 एटीपी, और दो खर्च है गई भाई, दो ऊपर खर्च हो गई, और नीचे दो जगह दो दो बन रही है। अब देखो यहां मेजरमेंट नहीं कर रखी, पर यहां दिखा रहा हूं मैं आपको, मैंने तो कर दिया था, यहां जो एटीपी बनती है ना बेटा, यहां पर ये दो बनती है, मतलब कि दो एडीपी से दो एटीपी बनती है बेटा, ये बात ठीक है। तो दो यहां बन गई, दो इससे ऊपर बन गई, तो 4 बन गई, और दो खर्च हो जाती हैं, तो कितनी बनी, शुद्ध लाभ कितना हुआ, 2 एटीपी। मैंने ये बता दिया था आपको बेटा, 2 NADH2 से ETS में प्रवेश करके 6 एटीपी बनते हैं, बता दिया बेटा, ध्यान दें, प्रत्येक से 3 बनती हैं, तो 2 से 6 बन गई, ये मैंने मेजरमेंट किया था ऊपर। कुल ऊर्जा कितनी बनती है, 8 एटीपी। कैसे भाई, 6 एटीपी तो ये बन गई, और 2 शुद्ध बन गई, तो 8 बन गई। इसका मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस से कुल एटीपी, कुल ऊर्जा जो बनती है कितनी बनती है, 8 एटीपी, ये बात याद रखना है। और क्रेब्स चक्र से बनती है 30 एटीपी, तो टोटल 38 एटीपी बनती है बेटा, और वो भी ऑब्जेक्ट में आएगा, तो आपको ये लिखना है बेटा कि 36 या 38 आती हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है। हाँ, एक FADH2 होता है बेटा, उसके दो रास्ते हैं, कि यूँ जाएगा भैया तो 2 बनाएगा, यूँ जाएगा तो 4 बनाएगा, अब कौन से रास्ते चले जाए क्या पता। तो ऑब्जेक्ट में यही आता है ऑप्शन में, 36 से 38 एटीपी बनते हैं ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से। दूसरी बात, इसमें CO2 नहीं बनता है। अब बेटा अभी ये यहीं रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी इसमें 20 ऑब्जेक्ट भी हैं, और अभी पायरुवेक अम्ल का भविष्य है इसमें, मतलब कि अभी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, क्रेब्स चक्र भी होगा, क्रेब्स चक्र कल से कराएंगे, इस वीडियो को हम रेगुलर रखेंगे कल से, केमिस्ट्री वाले आ गए इसलिए, ठीक है। यहीं रोक देता हूं मैं इसको।